नमस्कार व्यूअर्स, तिस्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं तिस्का क्लासेस को। आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू, जो कि ज्ञान संपदा एक हिंदी ग्रंथ अकेडमी की बहुत ही प्रतिष्ठित बुक है। उसके आज हम एमसीक्यू को करेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम है, जो एमपीपीएससी 2026 है, या उसके बाद जो एग्जाम हो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो या एडीपीओ का एग्जाम जो कि अक्टूबर में ले जाना है, उससे पहले असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो एग्जाम होना है मई महीने में, इन सभी के लिए यह एमसीक्यू बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए हम समय नहीं लगाते हैं और इस एमसीक्यू को शुरू करते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह की वीडियो के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो। चलिए शुरू करते हैं अपने एमसीक्यूज़ को। ये पहले इसमें मैं आपको आज लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा और ये 2-3 पार्ट में ये वीडियो आपके आएंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन हम रोज करेंगे और बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। ये पूरे एमसीक्यू जो है मध्य प्रदेश की जो हिंदी ग्रंथ अकेडमी है ज्ञान संपदा, उसकी पुस्तक आती है, उस पर पूरे बेस्ड है। तो आज हम प्राचीन से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में आपको याद रखना है, ऋग्वेद में 10 मंडल है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में यहाँ पे 10 मंडल, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। यहाँ पे आंसर भी आपके साथ में लिखे हुए हैं, फिर भी मैं इसको बताते चलूंगा। दूसरा क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ये बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज़्यादा चर्चित क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंडको उपनिषद, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें यह पूछा गया क्वेश्चन भी है। तो सत्यमेव जयते का उल्लेख किसमें मिलता है? तो मुंडको उपनिषद, आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका ये है कि महाभाष्य व्याख्या ग्रंथ की रचना किसने की थी? जो महाभाष्य नामक ग्रंथ है, इसकी रचना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पतंजलि, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि सर्वम खलविंदम ब्रह्मम का उद्घोष किस उपनिषद में हुआ था? तो यह जो वाक्य है, इसका उद्घोष आपको देखने को मिलता है छांदोग्य उपनिषद में, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? जैन धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं श्रद्धा, ज्ञान और आचरण, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि क्वेश्चन नंबर 6 में है कि बौद्ध धर्म में मोक्ष किसे कहा गया है? तो जो बौद्ध धर्म है उसमें मोक्ष निर्वाण को माना जाता है, तो निर्वाण बौद्ध धर्म में मोक्ष कहलाता है। और ज्ञान की प्राप्ति कभी पूछे तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है वैदिक दर्शनों की संख्या कितनी है? तो वैदिक दर्शन कितने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 वैदिक दर्शन है, राइट आंसर बिल्कुल 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि योग दर्शन के प्रणेता कौन है? तो योग दर्शन के जो प्रणेता माने जाते हैं वो माने जाते हैं आपके पतंजलि को योग दर्शन का प्रणेता माना जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 9 की सांख्य शास्त्र के मूल प्रवर्तक कौन है? तो सांख्य जो शास्त्र है इसके मूल प्रवर्तक माने जाते हैं कपिल को, कपिल मुनि जो है इन्हें सांख्य शास्त्र का मूल प्रवर्तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है अथातो ब्रह्मम जिज्ञासा, यह सूत्र कौन से दर्शन में मिलता है? तो आपको यह वेदांत, जो सबसे अंतिम दर्शन माना जाता है, वेदांत इसमें माना जाता है या इसमें मिलता है यह दर्शन के रूप में। अगला है अथातो धर्म व्याख्या श्यामः सूत्र का संबंध किस दर्शन से माना जाता है? तो इस सूत्र का जो संबंध माना जाता है वैशेषिक दर्शन से माना जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वैशेषिक। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा दर्शन नास्तिक या अवैदिक दर्शन नहीं है? ऐसा कौन सा दर्शन है जो नास्तिक या अवैदिक दर्शन नहीं माना जाता है, नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैशेषिक दर्शन को ही अवैदिक और नास्तिक नहीं माना जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है लोकायत दर्शन किसे कहा जाता है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछने जाने पूरी संभावना रहेगी, तो आप इससे पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें बहुत अच्छे सेलेक्टिव क्वेश्चन है और चूंकि एक ऑथेंटिक सोर्स का है इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। या लोकायत दर्शन किसे कहा जाता है? तो लोकायत दर्शन चारवाक जो है उनके दर्शनों को कहा जाता है लोकायत दर्शन। मध्यमा प्रतिपदा कौन से दर्शन का भाग है? तो मध्यमा प्रतिपदा जो दर्शन का भाग है यह बौद्ध दर्शन का भाग माना जाता है। अगला है वेदों की संख्या कितनी है? तो सरल क्वेश्चन हो गया, वेदों की संख्या मानी जाती है 4। अगला है ऋग्वेद काल में किस पशु के वध का निषेध था? तो यह गाय जो पशु है इस पवित्र माना जाता है, तो इसका वध का निषेध माना जाता है। अगला है ऋग्वैदिक काल का विस्तार मान्य किया जाता है, तो कहाँ से कहाँ तक का समय माना जाता है ऋग्वैदिक काल का? तो ये आपको याद रखना है कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व का समय ऋग्वैदिक काल का माना जाता है। अगला है अवेस्ता नामक ग्रंथ की रचना कहाँ की गई है, किसने की? तो अवेस्ता नामक ग्रंथ की रचना ईरानी आर्यों के द्वारा की गई थी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आर्य समूह विश्व का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो जो आर्य समूह विश्व थे उनका प्रमुख व्यवसाय क्या माना जाता था? तो यज्ञ कराना इनका प्रमुख कार्य व्यवसाय माना जाता था।
अगला क्वेश्चन 20, ऋग्वेद काल का प्रमुख अनाज था। ऋग्वेद काल में प्रमुख अनाज कौन सा हुआ करता था? तो यव यह ऋग्वेदिक काल का प्रमुख अनाज माना जाता था। अगला है, वैदिक काल में आभूषण बनाने का कार्य करता था। तो कौन सा व्यक्ति जो वैदिक काल में आभूषण बनाने का कार्य करता था उसे क्या कहा जाता था? तो हिरण्यकार बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिरण्यकार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ऋग्वेद में किस देवता का स्थान सर्वोच्च था? तो ऋग्वेद काल में जो देवता जिनका स्थान सबसे उच्च माना जाता था वो थे इंद्र। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, ऋग्वेद काल में किस नदी की स्तुति अनेक बार की गई है? तो ऋग्वेद काल में जो सबसे ज्यादा उल्लेख जिस नदी का मिलता है वो है सरस्वती नदी। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चल क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपको है कि वैदिक काल में यज्ञों का संपादन करना किस वर्ण का प्रमुख कार्य था? जो यज्ञ कार्य को संपन्न करता था वह कौन से वर्ण था? तो यज्ञों के लिए ब्राह्मण बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 वर्ण व्यवस्थाएं थी यहाँ पे। अगला है, मैं मंत्र निर्माता हूँ, मेरे पिता वैद्य है, मेरी माँ अनाज की पीसने वाली है, किस वेद में उल्लेखित मिलता है? तो इसका उल्लेख आपको देखने को मिलेगा ऋग्वेद में। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस वेद में 4 वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऋग्वेद में ही सर्वप्रथम 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विवाह धर्मानुकूल नहीं माना गया है? तो जो असुर विवाह होता था इसे धर्मानुकूल नहीं माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित संस्कारों में से कौन सा संस्कार सबसे अंतिम क्रम में आता है? तो सबसे अंतिम जो संस्कार, जो 16 संस्कार होते हैं, तो इसमें सबसे अंतिम में जो आता है समावर्तन, बिल्कुल अंतिम में आता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी सम्राट को पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जिस यूनानी सम्राट को पराजित किया गया था उनका नाम था सेल्यूकस निकेटस। सेल्यूकस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? सरल क्वेश्चन ये, तो यह हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र। बिल्कुल करेक्ट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो सबसे जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है यह सबसे प्रमुख स्रोत है चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में। अगला है, पुष्यमित्र के शासनकाल में विदर्भ का शासक कौन था? तो पुष्यमित्र जो शुंग थे इनके शासनकाल के समय विदर्भ का शासक था आपको यज्ञसेन। बिल्कुल याद रखना है, यज्ञसेन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, यूनानी विवरणों में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है? यूनानी ग्रंथों में या उनके विवरण में यूनानी मिलता है तो आपका है एंटियोकस। एंटियोकस बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, सेल्यूकस ने कौन सा राज्य चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं दिया था? तो जो सेल्यूकस ने जो राज्य नहीं दिया था उसका नाम था बैक्ट्रिया, इसको नहीं सौंपा था। अगला है, मौर्य शासनकाल में उत्तरापद की राजधानी क्या थी? तो जो मौर्य शासनकाल था इसमें उत्तरापद की जो राजधानी मानी जाती थी तक्षशिला। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तक्षशिला, राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। अगला है, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र के प्रशासन के लिए 30 सदस्यों की एक परिषद थी। यह परिषद कितनी समितियों में विभक्त थी? तो इस परिषद को जो विभक्त किया गया था इसे 6 में विभक्त किया गया था, 6 भागों में विभक्त किया गया था। अगला है, अशोक के अभिलेखों में कितने प्रांतों का उल्लेख मिलता है? तो अशोक के जो अभिलेख इसमें आपके 6 ही प्रांतों का उल्लेख मिलता है। अगला है, मौर्य शासन में ग्राम में नियुक्त शासकीय पदाधिकारी क्या कहलाता था? तो जो शासकीय पदाधिकारी मौर्य शासन में हुआ करता था उसे ग्राम भोजक के नाम से जाना जाता था। अगला है, मौर्य शासन में न्यायाधीश का कार्य कौन करता था? तो जो मौर्य शासन था उसमें न्यायाधीश का कार्य राजुक के द्वारा किया जाता था। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौर्य काल में आय का प्रमुख स्रोत क्या हुआ करता था? तो मौर्य काल में भूमि कर जो होता था आय का एक प्रमुख जरिया हुआ करता था, भूमि कर। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक ने कलिंग राज्य पर विजय प्राप्त की थी, कब प्राप्त की थी? तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष से विजय प्राप्त की गई थी। चंद्रप्रगोत किस जनपद का शासक था? ये क्वेश्चन पीएससी के द्वारा पूछा गया है। स्टाइल अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चंद्रप्रगोत अवंती का शासक था, अवंती का जनपद का राजा था। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका आएगा 44, 43। तो यह क्वेश्चन है कि बिंबिसार किस, यहाँ पे देखेंगे कि बिंबिसार किस राज्य का राजा हुआ करता था? तो बिंबिसार हमें पता है मगध का यह शासक था। अगला है, गुप्त अभिलेखों में प्रांतों के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता था? तो जो गुप्त अभिलेख होते हैं उसमें प्रांतों के लिए जो शब्द यूज किया जाता है भुक्ति बोला जाता था। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो उस शासक का नाम था स्कंद गुप्त। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 46, गुप्तकालीन प्रशासन में कृषि विभाग का अधिकारी जो होता था, कृषि विभाग का अधिकारी निम्नलिखित में से कौन हुआ करता था? तो इसे बोला जाता है ध्रुवाधिकर्णिक। ध्रुवाधिकर्णिक जो होता था यह कृषि विभाग का गुप्तकालीन अधिकारी हुआ करता था। अगला है, नगरों और गांव में बसे हुए व्यापारियों को क्या कहा जाता था? तो नगर और गांव में जो व्यापारी बसते थे उन्हें सार्थवाह के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया पीएससी में। अगला है, गुप्तों की स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्रा होती थी उसे दिनार के नाम से जाना जाता था। अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला है, हिंदू गुहा वास्तुकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण उदयगिरी में देखने को मिलता है। उदयगिरी किस जिले में है? तो हमें पता है उदयगिरी मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? तो मतलब विदिशा में। यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला है गुप्तकालीन चैत्यों और विहारों के अवशेष मध्य प्रदेश से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो हमारे यहाँ जो गुप्तकालीन चैत्य और विहार मिले हैं, यह मिले हैं माफ़ करना, यह जो मिले हैं इसका सांची हो जाएगा, सांची स्तूप, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है गुप्त काल में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने नाटक की रचना नहीं की है? तो दिए गए ऑप्शन में जिसने नाटक की रचना नहीं की है वो हो जाएंगे आपके भर्तृहरि के द्वारा किस नाटक की रचना नहीं की गई है। आधे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, लगभग 51 क्वेश्चन। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। गुप्त काल में पृथ्वी की परिधि को नापने और यह प्रतिपादित करने की पृथ्वी गोल है किसने सर्वप्रथम प्रमाणित किया था? पृथ्वी गोल किसने प्रमाणित किया था इस बात को? तो आर्यभट्ट के द्वारा यह बात बताई गई थी गुप्त काल के समय में। अगला हर्ष प्रति 5वें वर्ष एक मेले का आयोजन करता था, वो कहाँ पे होता था, कौन सा मेला था? तो यह प्रयागराज में इस मेले का आयोजन किया जाता था, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रयागराज। अगला ऐहोल अभिलेख में उत्तरी भारत के किस शासक की पराजय का उल्लेख मिलता है? तो जो ऐहोल अभिलेख है इसमें जिस शासक की पराजय का वर्णन मिलता है, जानकारी मिलती है, यह है हर्षवर्धन के बारे में, बिल्कुल करेक्ट आंसर हर्षवर्धन। अगला है हर्षवर्धन का राज्यारोहण किस आयु में हुआ था? तो हर्ष का जो राज्यारोहण 16 वर्ष की आयु में हुआ था, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तृतीय चीनी दूतमंडल भारत कब पहुंचा था? तो जो तीसरा चीन का दूतमंडल आया हुआ था यह आया था हर्ष की मृत्यु के पश्चात, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर्ष के शासनकाल में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्ष के शासनकाल में किस विदेशी यात्री ने भारत वर्ष की यात्रा की हुई थी? तो उस चीनी यात्री का नाम था हेन सांग, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने नारायण की उपाधि धारण की थी? तो नारायण की उपाधि धारण करने वाला गुर्जर प्रतिहार शासक था नागभट्ट प्रथम। अगला है कलचुरी वंश का संस्थापक कौन सा नरेश माना जाता है? तो कुक्कल प्रथम, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी 3 शाखाएं भी थी जो कि मध्य प्रदेश में थी, वैसे तो 5 शाखाएं करीब मिलती हैं। अगला कलचुरी की राजधानी का नाम क्या था? जो कलचुरी की राजधानी जिससे फेमस से प्रचलित थी तो यह थी त्रिपुरी, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 पे चलेंगे। मैं थोड़ा फास्ट मोड में कर रहा हूँ और आप इसे 1.25 पर भी फास्ट मोड में देख सकते हैं। अगला है कि किस कलचुरी शासक के समय के सिक्के प्राप्त हुए हैं? किस कलचुरी शासक के समय के सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं? तो यह गांगेय के समय के हुए हैं। गांगेय भी कलचुरी वंश के अच्छे प्रतापी राजा थे। सहस्त्र युद्धों का विजेता कौन सा कलचुरी शासक माना जाता है? तो यह माना जाता है लक्ष्मी कर्ण को। अगला क्वेश्चन है आपका गोलकी मठ। गोलकी मठ के प्रथम महंत सद्भाव शंभू को 3 लाख ग्राम जागीर में किस कलचुरी नरेश ने प्रदान किए थे? यह प्रदान करने वाला भी युवराज देव प्रथम था। अगला है खजुराहो के मंदिरों में सर्वाधिक विशाल मंदिर कौन सा है? जो खजुराहो का मंदिर सबसे बड़ा जो कंदरिया महादेव का मंदिर माना जाता है। यह क्वेश्चन इससे पूछा गया है आपके द्वारा। अगला है परमार वंश के किस शासक ने कला और साहित्य के क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान दिया हुआ है? तो उस शासक का नाम है राजा भोज। अगला है कारकोट वंश का सबसे योग्य शासक कौन माना जाता है, कौन था? तो कारकोट वंश का सबसे जो योग्य शासक था ललितादित्य पिंड जो था, यह सबसे योग्य शासक माना जाता है कारकोट वंश का। अगला है 10वीं शताब्दी में कश्मीर में सबसे अधिक प्रभावी शासक कौन माना जाता है? 10वीं शताब्दी में रानी दिद्दा, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है रजिया के पतन का सबसे मुख्य कारण क्या माना जा सकता है? तो रजिया के पतन का जो सबसे मुख्य कारण था कि यह स्त्री थी या महिला थी, इसका सबसे प्रमुख कारण था। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 69 पे आएंगे। 69 क्वेश्चन है आपका कि कौन से सुल्तान ने स्वयं को अफरसियाब वंश से संबंधित कहा है या किया? तो यह शासक था बलबन। कौन शासक था? बलबन, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 रजिया ने बंदी होने के पश्चात किस अमीर से विवाह कर सत्ता की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया था? तो अल्तुनिया, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है रजिया के गद्दी से हटने के पश्चात कौन सुल्तान बना था? तो जब रजिया को मार दिया गया था कैथल के जंगलों में तो जो सुल्तान बना था उसका नाम था बहराम शाह, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहराम शाह। अगला है साम्राज्य में विद्रोहों के कारणों की जांच तथा उन्हें दूर करने के उपाय किस शासक के द्वारा बताए गए थे? तो यह जो उपाय बताया गया था यह बताया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला है अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय का कार्य किस सेनापति को सौंपा हुआ था? तो यह जो कार्य था मलिक काफूर को दिया गया था, मलिक काफूर, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुर्क सुल्तानों में राजस्व एवं वित्तीय सुधारों में रुचि लेने वाला पहला शासक कौन माना जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को ही पहला शासक माना जाता है जिसने बहुत ज़्यादा वित्तीय सुधार राजस्व में किया। अगला है तारीख़ फिरोज शाही की रचयिता का नाम क्या था? तो तारीख़ फिरोज शाही जो लिखने वाले लेखक हैं उनका नाम था जियाउद्दीन बर्नी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है, क्या था? तो उसका जो मुख्य उद्देश्य सैनिकों के निर्धारित मूल्यों पर वस्तुएं प्रदान की जाएं। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 है कि सिंहासन पर बैठने से पूर्व अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के किस राज्य पर विजय प्राप्त की थी? तो देवगिरी पर यह विजय प्राप्त की गई थी। राणा कुंभा और
राणा सांगा राजपूतों के किस वंश के राजपूत माने जाते थे? तो ये माने जाते थे सिसोदिया वंश के। अगला है, चित्तौड़ में विशाल कीर्ति स्तंभ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह स्थापना राणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़ में की गई थी। राणा सांगा ने बाबर के साथ किस मैदान पर युद्ध लड़ा था? तो राणा सांगा का जो युद्ध हुआ था यह हुआ था खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। अगला है, राणा कुंभा ने किस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था? तो राणा कुंभा के द्वारा जिस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था वो था आपका एकलिंग मंदिर। अगला है, बाबर द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव जो रखी हुई थी यह रखी थी 1526, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो जब बाबर ने आक्रमण किया इस समय दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी था। अगला है, बाबर ने खानवा का युद्ध किस शासक से लड़ा था? तो बाबर के द्वारा जो खानवा का युद्ध लड़ा गया था यह राणा सांगा के साथ लड़ा गया था। अगला है, बाबर ने मेदिनी राय को किस युद्ध में पराजित किया हुआ था? तो जो बाबर ने मेदिनी राय को चंदेरी के युद्ध में पराजित किया था, उसने 4 युद्ध 1526, 27, 28, 29, 30 में मृत्यु। अगला है 85 के बाद अब 86 क्वेश्चन पे हम चलेंगे। 86 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया कि बाबर की आत्मकथा किस नाम से जानी जाती है? तो बहुत ही फेमस है, ये कुछ कई बार पूछा गया, तो ये तुजुके बाबरी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबर में राजव्यवस्था संबंधी 8 गुण विद्यमान थे, ये ऐसी बात किसके द्वारा कही गई थी? तो यह बात की थी अबुल फजल के द्वारा। अगला है, हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर के सैनिक संगठन की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो अकबर के जो सैनिक संगठन की सबसे ज़्यादा खास विशेषता मनसबदारी जो प्रथा थी उसकी मनसबदारी, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, हेमू ने स्वतंत्र शासक बनने के लिए दिल्ली के किले में राज्यारोहण संस्कार कर कौन सी उपाधि धारण की थी? तो हेमू के द्वारा जो उपाधि धारण की विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई थी। अकबर पर बैरम खां का संरक्षक किस समय में रहा? तो यह जो टाइम पीरियड था यह 1556 से 1560 के आसपास का माना जाता है। अगला, अकबर के आक्रमण के समय मालवा का शासक कौन था? तो बाज बहादुर या मालवा का शासक हुआ करता था जब अकबर ने आक्रमण किया था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जाटों ने किस स्थान पर स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना की थी? तो यह भरतपुर में की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 94, सतनामियों के धार्मिक पंथ के लोग किस क्षेत्र में रहते थे? तो ये नार नालौद में रहते थे। नार नालौद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 95, किस सिख गुरु के 4 पुत्र मुगल सेनाओं के साथ शहीद हो गए थे? तो ये थे गुरु गोविंद सिंह के। अगला है, मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकार के युद्ध में मिर्जा राजा जय सिंह और जसवंत सिंह ने किस शहजादे का साथ दिया था? तो इन्होंने औरंगजेब का साथ दिया हुआ था। अगला है, जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ की गद्दी पर कौन बैठा था? तो मारवाड़ गद्दी पर बैठे हुए शासक अजीत सिंह। मदन्ना और अकत्रा नामक 2 ब्राह्मण मंत्री किस राज्य से संबंधित थे? तो इनका जो संबंध माना जाता है यह गोलकुंडा से थे। क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1919, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। अगला है, यात्रा वृत्तांत विजिट टू द कोर्ट ऑफ सिंध किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह जो पुस्तक लिखी गई है जेम्स बंस के द्वारा लिखी गई है। और आज का अंतिम क्वेश्चन, भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है? तो यह अच्छा क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन भी है। जेम्स अगस्त हिक्की के द्वारा पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। तो आज के इस पार्ट में हम 100 क्वेश्चन देखे हैं। इसी तरह इसके लगभग मैं सभी जो यूनिट हैं आयोग के द्वारा उसके सभी क्वेश्चनों को करवाने का पूरा प्रयास करूंगा। आपको वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। इसे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।